Hello students, welcome to the Maths channel. So today again, this is the second problem solving session on Beggars method, or we can say alike objects, distribution of alike objects. So जहाँ पर हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सेशन हमने ओवर किया था, जहाँ पर हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन छोड़ा था, दिस इज द कंटिन्यूएशन टू दैट. So without wasting any more time, let's start. Just a piece of advice before watching this lecture, I would advise you कि आप पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन एक बार देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे. उस दिन हमने बेगर्स मेथड की और आई वुड से डायरेक्ट प्रॉब्लम्स देखी थी कि जहां पर हमको डायरेक्टली दिख रहा है अच्छा तो बेगर मेथड की प्रॉब्लम है, दिस इज दी बेगर्स मेथड की प्रॉब्लम. लेकिन आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हमको ये एविडेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन बेगर्स मेथड से सॉल्व होगा, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जहां पर, या वो क्वेश्चन जो कि किसी और मेथड से भी सॉल्व होते हैं बट बेगर्स मेथड से करेंगे तो बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व होंगे. लेट्स स्टार्ट द सेशन. First question, find the number of ways in which 12 identical balls can be put in 3 identical boxes. Okay. देखो 11th question है हमारा, find the number of ways in which 12 identical balls can be put in 3 identical boxes, right? Question number 11. देखो हमारा हम जो बेगर्स मेथड पढ़ते हैं, व्हाट डज इट से? इट सेज नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस. बट यहां पे क्वेश्चन क्या है? आर आइडेंटिकल बॉक्सेस. ठीक है, तीनों बॉक्स आइडेंटिकल है. यहां पर उसको कैसे करते हैं? सबसे पहले तो उन तीनों बॉक्सेस को ना हम क्या करेंगे? डिस्टिंक्ट मान लेंगे. हम कैसे मानेंगे? डिस्टिंक्ट मानेंगे. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट this thing. Question number 11. Let the, हमने पहले क्या माने? डिस्टिंक्ट माने. Let the 3 boxes be distinct. Let x1 be the number of balls in box 1. Let x2 be the number of balls in box 2, and let x3 be the number of balls in box 3. क्लियर? अब यहां पर तो मुझे एक चीज पता है, x1 प्लस x2 plus x3 equal to 12, where xi can be greater than equal to 0 for all I belongs to 1, 2, 3. इसका क्या मतलब है कि x1, x2 और x3 तीनों ही can be greater than equal to 0. अब इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज वुड बी 12 plus 3 minus 1, 3 minus 1 equal to 14c2, which is equal to 91 ways. क्लियर? लेकिन क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, उसने हमें बोला है 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस. हमने जो 91 वेज निकाले हैं ये तो 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं. ये तो 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं. अगर आप अभी आइडेंटिकल बॉक्स से फर्क क्या पड़ रहा है? सबसे पहले तो ये समझते हैं आइडेंटिकल बॉक्स से फर्क क्या पड़ रहा है. मान लो 12 बॉल को मैं ऐसे डाल देता हूं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी. बॉक्स ए में मैंने डाली 3 बॉल, बॉक्स बी में डाली 4 बॉल, बॉक्स सी में डाली 5 बॉल. अब एक काम करता हूं, इसको अरेंज करते हैं. इधर 4 डाल देता हूं, इधर 3 और इधर 5. इसमें 3 रहने देता हूं, इसमें 5 और इसमें 4. अब एक काम करता हूं, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 3. अब इस वाले में 5 डाल देता हूं और इसमें 4 और इसमें 3.
इस वाले में अभी भी 5 रहने देता हूं, इसमें 3 डालता हूं, इसमें 4 डालता हूं, राइट। तो 91 वेज में ना ये सारे के सारे 6 के 6 केसेस कवर्ड है, क्लियर। लेकिन क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से बॉक्स में कितनी बॉल जा रही है। भाई हमें किस बात से फर्क पड़ेगा, हमें इस बात से फर्क पड़ेगा कि एक बॉक्स में कितनी बॉल जा रही है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा किस में कितनी जा रही है। इसका मतलब सिंस A, B and C are identical boxes, it should just be one way. क्या वन वे? 3, 4, 5। हम कैसे बोलेंगे? क्योंकि तीनों बॉक्सेस आइडेंटिकल है, किसी में भी 3 डाल दो, किसी में भी 4 डाल दो, किसी में भी 5 डाल दो, दैट वुड जस्ट बी वन वे। क्लियर? बात आई समझ में? तो इसको अगर मैं मॉडल करना चाहूं, सो दिस वुड बी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 equal to 12 such that x1 is less than equal to x2 is less than equal to x3, right? So required number of ways would be number of non-negative integral solution of this equation, of this system of equation, we would say. क्लियर हुई बात? चलो अब एक काम करते हैं, यहां पे इवेंट्स बनाते हैं। क्या इवेंट्स है? इवेंट है या फिर लेट all the boxes contain distinct number of balls. E2 इसको वैसे लिख देता हूं। ये कौन सा होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर हम बोलेंगे कि 2 of the boxes contain equal number of balls। और ये कौन सा होगा? when x1 is equal to x2 or x2 is equal to x3, right? E3, what is E3? all the boxes contain equal number of balls, right? This is x1 equal to x2 equal to x3। और E1 को अगर मैं लिखना चाहूं ऐसे तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3। ठीक है, अब सबसे पहले E3 देखते हैं। फॉर E3 ओनली वन वे, all boxes contain 4 balls each, right? तो एक ही तरीका है। E2, let's consider E2 for E2, मतलब दो बॉक्स में इक्वल बॉल्स हैं। दो बॉक्स में कैसी बॉल्स हैं? इक्वल बॉल्स हैं। इसको कैसे करेंगे? इसके चलो मैं आपको दो तरीके बताता हूं। फर्स्ट भाई x1 इज इक्वल टू x2, तो मैं क्या बोलूंगा? 2x1 प्लस x3 इज 12। हमारा वही तरीका जो हमने पिछली बार सीखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके। दिस इज x1, दिस इज x3, दिस इज 12, दिस इज 6, राइट?
अब कितने सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे देखो, 0 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बात? बट साथ में ना एक चीज और हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, x1 इक्वल टू x2 लेस देन x3, लेस देन x3। अब लेस देन x3 अगर ये है, इफ दिस इज लेस देन x3, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, x1 इक्वल टू x3 की लाइन ड्रॉ करते हैं, x1 इक्वल टू x3 की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज दिस पॉइंट, 4,4। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x1 इज लेस देन x3, तो x1 माइनस x3 मस्ट बी लेस देन 0, x1 माइनस x3 मस्ट बी लेस। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे, ये कौन से पॉइंट्स होंगे ये वाले, अच्छा मैंने ये पॉइंट्स नीचे गलत बना दिए, ये मैं एक बार के लिए रब कर रहा हूं। दिस मस्ट बी 4, ठीक है। अब देखो ये 6 है, इसको लिख रहा हूं बस एक बार, और इसको भी 4 यहां से हटा देता हूं मैं। भाई ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 है, बट वो लाइन ऐसे बन गई, थोड़ी सी गलत बन गई, दैट्स इट। अब देखो वो स्केल नहीं है ना, 12 और 6 दोनों मैंने इक्वल स्केल पे बना दिए। अब देखो एक चीज, x1 माइनस x3 लेस देन 0, ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे सोचो, बताओ। दिस वुड बी, लाइन के ऊपर होंगे लाइन के नीचे होंगे, बताओ। लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है, यानी कि इससे पहले पहले, यानी कि 0 1 2 और 3, 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से, कौन कौन से आएंगे, 0 12 1 10 2 8 और 3 6, ठीक है, यही सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इसके ऊपर जब मैं जाता हूं तो 4,4 वो हमने काउंट कर लिया है, या फिर क्या बनेगा 5,2, वो तो चाहिए नहीं हमको, ठीक है। सेकंड, नाउ सेकंड, यहां पर क्या लिखता हूं मैं, यहां पर मैं लिखता हूं x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 12। देखो अब स्मार्ट वर्क करते हैं थोड़ा सा, इस मॉडल को मैं ऊपर भी इसी वाले डायग्राम में काउंट कर सकता हूं कितने सॉल्यूशंस है, कैसे काउंट करूंगा, कैसे काउंट करूंगा अब इसको। अब मैं क्या करता हूं ना, नीचे जो x एक्सिस है उसको मैं x2 की एक्सिस मान लेता हूं, x1 को x2 की एक्सिस मानता हूं, x3 को x1 की एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है। और यहां पर मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे चाहिए x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1, राइट, दैट इज x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। चलो इसको भी मैं बना के दिखाता हूं अलग से आपको। इस बार मैं ले रहा हूं, इसको मैं लेता हूं x2, इसको x1, दिस इज अगेन 12, दिस इज अगेन 6, ठीक है। फिर से लाइन ड्रॉ करी, x1 इक्वल टू x2 की, ये 4,4 आया, फिर से 4,4। अब मुझे कौन से पॉइंट चाहिए, मुझे चाहिए x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x2 इक्वल टू x1 लाइन के नीचे के पॉइंट्स, यानी कि 5 और 6, 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस कौन कौन से, 5,2 6,0, ठीक है।
तो टोटल हमें यहां से कितने सॉल्यूशंस मिले? टोटल 6 सॉल्यूशंस फॉर E2। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है? इसको करने का अनदर वे, E2 निकालने का अनदर वे बता रहा हूं, ऑल्टरनेटिव। मुझे क्या चाहिए? जब दोनों दो बॉक्स में सेम बॉल्स हो, तो मान लो यार 1 1, कितनी बचेंगी अब? 10, 2 2, 8, 3 3, 6, 4 4 4, 5 5, 2, 6 6 0। बट इसमें से एक ये वाला केस में ऑलरेडी E3 के मैं काउंट कर चुका हूं, तो टोटल कितने केसेस आए मेरे पास? अच्छा, एक केस रह गया, 0 0 12, टोटल 6 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो यहां पर आती है मेन बात, फॉर E1। फॉर E1 अब मुझे पता है कि जो 91 है ना, वो 91 की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? E1 के जितने भी केसेस होंगे, फॉर एग्जांपल 3 4 5, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, उसको कितनी बार का काउंट करेगा? 6 बार, 3 फैक्टोरियल टाइम्स, दैट इज 3 इसको ठीक से लिख देता हूं, 3 फैक्टोरियल टाइम्स E1 प्लस, और E2 वाले जो केसेस थे उनको कितनी बार काउंट करेगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स। क्यों? क्योंकि दो आइडेंटिकल है, इंटू E2 प्लस E3 को एक ही बार काउंट करेगा। कितना बना ये? 91 6E1 प्लस 3E2। अब E2 की जगह कितने डाल दूं मैं? 6 प्लस 1, 19, 90 minus 18 is 72, so E1 must be equal to 72 divided by 6 equal to 12. Hence required number of ways क्या होंगे? What are the required number of ways? 12 plus 6 plus 1 equal to 90. Clear? आई होप आपको आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल भी समझ में आ गया है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, there are 3 identical red flowers and 12 identical white flowers. How many garlands can be made? Okay, how many garlands will have no 2 red flowers together? Okay, and how many garlands exactly 2 red flowers will be together? Okay, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। पहले तो ये बताओ, इस प्रॉब्लम को जो भी पढ़ेगा वो क्या सोचता है? पहला थॉट क्या आता है? कौन से टॉपिक की प्रॉब्लम है? 12, कौन से टॉपिक की प्रॉब्लम है? सर्कुलर परम्यूटेशंस। बट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बेगर्स मेथड। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल रेड फ्लावर्स हैं, ठीक है। मान लो एक रेड फ्लावर मैंने यहां प्लेस कर दिया, एक यहां प्लेस कर दिया, और एक यहां प्लेस कर दिया, ठीक। और अब क्योंकि आइडेंटिकल है व्हाइट फ्लावर्स, अरेंजमेंट तो मैटर ही नहीं करता, अरेंजमेंट तो मैटर नहीं करता। तो क्या मैटर करेगा? सबसे पहले ये सोचते हैं गार्लैंड को, गार्लैंड, दो गार्लैंड्स जो होंगे उनमें क्या डिफरेंस होगा, ऐसी क्या चीजें उन दोनों को डिफरेंट करेगी एक दूसरे से, कि दो रेड फ्लावर्स के बीच में कितने व्हाइट फ्लावर्स हैं। तो मान लो इसके बीच में x1,
इसके बीच में x2 और इसके बीच में x3. Let x1 be the number of white flowers between first and second red flower. Okay. Similarly, let x2 be the number of white flowers between between second and third red flower. And x3 be the number of white flowers between third and first red flower. अब मेरे पास टोटल व्हाइट फ्लावर्स लेकिन है कितने? 12. इसका मतलब x1 plus x2 plus x3 must be equal to 12. xi must be greater than equal to 0. लेकिन एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में 3 रेड फ्लावर रख दूं, और अगेन सेम कि अगर 3, 4 और 5 रख देता हूं, या मान लो एक काम करो, अब मैं फर्स्ट 2 के बीच में यहां पे 3 रख दूं, यहां पे 4 और यहां पे 5. बट गार्लैंड तो इन्वर्ट कर सकता हूं ना मैं, क्योंकि तीनों रेड फ्लावर्स भी आइडेंटिकल हैं. तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया? x1 should be less than x2 should be less than x3. इसका मतलब number of garlands will be equal to number of ways. Number of garlands will be equal to number of ways of putting 12 identical balls into 3 identical boxes. क्या ये तो सेम प्रॉब्लम नहीं हो गई अभी जो हमने ऊपर सॉल्व किया 11th नंबर में? सेम प्रॉब्लम बन गई. अब इसको मैं वैसे ही सॉल्व कर लूंगा, तो बट इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं. इसका मतलब 19 गार्लैंड्स. ठीक है, दिस वाज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट क्या होगा? व्हाट इज सेकंड पार्ट? व्हाट डज सेकंड पार्ट से? सेकंड पार्ट इज how many garlands will have no 2 red flowers together. ठीक है, अब देखो no 2 red flowers together कब होंगे? no 2 red flowers together कब होंगे? जब कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो. कोई भी बॉक्स कैसा हो? एम्प्टी ना हो. तो इस 19 में से हमको वो सॉल्यूशंस हटाने पड़ेंगे जब कोई एक भी बॉक्स एम्प्टी है. तो वो काउंट कर लेते हैं. cases when at least 2 red flowers. चलो इसको ऐसे करते हैं. cases when all 3 red flowers are together. ऐसे कितने केस होंगे? कितने गार्लैंड्स होंगे? देखो तीनों फूल साथ में रख दिए मैंने. ठीक है, इसका मतलब सारी की सारी बॉल्स एक ही बॉक्स में जा रही है. इसका मतलब ओनली 1 गार्लैंड.
अब वो केसेस व्हेन एग्जैक्टली टू रेड फ्लावर्स आर टुगेदर. मतलब एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी. एग्जैक्टली वन बॉक्स इज एम्प्टी. भाई मैंने x1 को 0 कर दिया तो फर्स्ट टू रेड फ्लावर साथ में आ जाएंगे. ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सोचो. एक काम करो ना, एक को 0 मान लो, एक को 0 मान लेता हूं. काउंट कर लो केसेस ए बी सी. ए को 0 मान लिया भाई, एक को कुछ को भी 0 मान लेता हूं. तो अब b प्लस सी कितना होना? 12. तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे इसके? कितने सॉल्यूशन बनेंगे? 2 10 3 9 4 4. बताओ. 4 8 5 5 7 6 6. राइट, यही पॉसिबिलिटी है बस. कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? ये 6 सॉल्यूशन. 6 गार्लैंड्स. 6 गार्लैंड्स. इसका मतलब garlands where no two red flowers are together कितने हुए? 19 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 12. तो ऐसे 12 गार्लैंड्स होंगे. ऐसे कितने होंगे? 12 गार्लैंड्स. राइट. अब next part is, what is the next part? In how many garlands exactly 2 red flowers will be together? Exactly 2 red flowers will be together. वो तो अभी हमने काउंट कर ही लिया ना. सी वाला तो हमने कर ही दिया. कितने? अभी काउंट करा हमने. एग्जैक्टली 2 रेड फ्लावर्स टुगेदर कब आएंगे? जब ए की बॉक्स एम्प्टी होगा. ठीक है ना. तो सी का आंसर 6 गार्लैंड्स. क्लियर? क्लियर. लेट्स मूव अहेड. Thirteenth question. Find the number of points px comma y with integer coordinates which lie in the first quadrant and inside the triangle formed by coordinate axis and the line x plus y equal to 41. Okay. Question number 13th. क्वेश्चन नंबर 13. देखो वो क्या कह रहे हैं. वो बोल रहे हैं हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है. एक्स वाई. नाउ देयर इज अ लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 41. वो लाइन कैसी होगी? ऐसी होगी. 41 41. अब ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे? इंटीग्रल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट जो कि इस ट्राइंगल के अंदर आएंगे. ट्राइंगल ए, दिस इज ओ, दिस इज बी. ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर होंगे. तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि मुझे क्या करना है? मुझे सारे पॉइंट्स को इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 41 से नीचे करना है. ऑल पॉइंट्स शुड लाई बिलो द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 41.
अब ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, x प्लस वाई माइनस 41 शुड बी लेस देन 0। वो सारे पॉइंट्स जो x प्लस वाई इक्वल टू 41 से नीचे होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये इनइक्वालिटी कैसे आती है, ये हम स्ट्रेट लाइंस की थ्योरी में हमेशा अच्छे से पढ़ते हैं, क्या कि पॉइंट को लाइन में पुट कर दो और उसको y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे इंटू 1 है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, y का कोफिशिएंट 1 है क्योंकि यहां पर। और अगर वो पॉइंट लाइन के नीचे लाई करता है देन दिस प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव, राइट। इसका मतलब x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन 41 where x and y are all greater than 0. They are not equal, they cannot be equal to 0 क्योंकि strictly inside the triangle बोला गया, ठीक है। तो क्या मैं बोलूं कि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और हमने ये पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, x और y कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे, ऐसे the number of points, the number of required points p will be the integral, will be the number of integral solution of the equation x plus y is less than 41 where x y is greater than equal to 1। अब इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं लास्ट क्लास में सीखा था, एक डमी वेरिएबल ऐड करेंगे, मान लो t इक्वल टू 41। अब यहां पर x और y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, t पे बताओ क्या कंडीशन होगी, t पे बताओ क्या कंडीशन आएगी, t ग्रेटर देन 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, t ग्रेटर देन 1 होगा, t इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो इसके कितने नंबर सोल्यूशन होंगे, 41 माइनस 1 c3 माइनस 1 इक्वल टू 40 c2। क्लियर। सो दीज आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, दिस इज 40 इंटू 39 बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी 780। तो ये जेई का PYQ है। ये आइडियली अगर आप किसी भी बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे वो आपको यूजिंग सीक्वेंसेस एंड सीरीज मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक सीरीज बनती है नंबर ऑफ इंटीजर्स विद x कोऑर्डिनेट एज 1, फिर नंबर ऑफ इंटीजर्स विद x कोऑर्डिनेट एज 2, देन नंबर ऑफ इंटीजर्स विद x कोऑर्डिनेट एज 3 टिल 40 तक हम जाएंगे। फिर दैट इज अ वेल नोन सीरीज एक बनेगी और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वन सॉल्यूशन and another solution is using PNC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। How many 7-digit numbers with digit sum 59 are possible? Okay. How many 7-digit numbers with digit sum 59 are possible? क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो, एक 7-digit नंबर का हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स आर 7-digit नंबर्स आर पॉसिबल जिनका डिजिट सम 59 हो। डिजिट सम क्या होता है, हर डिजिट को ऐड कर दो तो 59 आना चाहिए। मेरे को एक ये बताओ, एक what is the maximum, what is the greatest 7-digit number possible? 9 9 9 9 9, right? This is the greatest 7-digit number possible। इसका डिजिट सम कितना है, has digit sum of 63। भाई 9 into 7 is 63। तो मुझे 59 बनाने के लिए टोटल 4 कम करना है, टोटल 4 कम करना है 7 प्लेसेस में से। तो अब यानी कि ये फर्क पड़ेगा कि किस
कि कितना कम हो रहा है, कि कितना कम हो रहा है, किस प्लेस में से कितना कम हो रहा है, दैट वुड बी अ नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं x1, मान लो फर्स्ट प्लेस पे से x1 कम हो गया, सेकंड प्लेस पे से x2 कम हो गया, थर्ड प्लेस पे से x3 कम हुआ, फोर्थ प्लेस पे से x4, फिफ्थ प्लेस पे से x5, सिक्स प्लेस पे से x6 और सेवेंथ प्लेस पे से x7 कम हो गया। टोटल कम कितना करना है मुझे, 4 कम करना है। यहां पर भाई हर प्लेस में थोड़ी कम होगा, हो सकता है किसी प्लेस में ना कम हो। सो कैन आई से दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, ये इक्वेशन हेल्प कैसे कर रही है। मान लो इसका एक सॉल्यूशन ये आया 1 2 0 0 1 0 0, एक सॉल्यूशन ये भी होगा। तो इसका मतलब नंबर क्या बन गया, देखो पहली पोजीशन में से एक कम हुआ विच इज 8, सेकेंड पोजीशन में से 2 कम हुआ तो 7, तीसरी पोजीशन में से कुछ कम नहीं हुआ, फोर्थ पोजीशन में से कुछ कम नहीं हुआ, फिफ्थ पोजीशन में से फिर से एक कम हो गया, सेकेंड पोजीशन में से कुछ कम नहीं हुआ। तो ये एक नंबर बन गया। ये नंबर का डिजिट सम कितना है, 36 प्लस 16 इज 52 प्लस 7 59। समझ आ रहा है कि हाउ दिस इक्वेशन इज हेल्पिंग अस फाइंडिंग द टोटल नंबर्स। हेंस टोटल required numbers is equal to इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होते हैं वो 4 प्लस 7 माइनस 1 सी 7 माइनस 1 10 सी 6। So answer is 10c6. So 10c6 total such numbers would be there. कितना होता है ये, this is nothing but 210. Hence total 210 required numbers are possible with digit sum of 59, 7 digit numbers with digit sum 59. आया समझ, समझ में आया। This is an example. Clear? Let's move ahead with another question. Next question. Question number 15. Question number 15 is, there are unlimited number of cards and each card contains either 0, 1, 3 or 4. देखो बहुत सारे ना कार्ड्स हैं, हर कार्ड पे या तो 0 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। प्लेयर ए ड्रॉ 6 कार्ड्स 1 by 1। उन अनलिमिटेड कार्ड्स में से प्लेयर ए ने 6 कार्ड्स ड्रॉ करे 1 by 1। हर नंबर जो कार्ड पे जो नंबर लिखा है ना, दैट इज द स्कोर ऑफ दैट प्लेयर। द प्लेयर विंस द गेम इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 20 इन 6 ड्रॉज। अब उसको टोटल ना 20 निकालना है 6 ड्रॉज में। इन हाउ मेनी वेज कैन द प्लेयर ए विन द गेम। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 0 1 3 4 नंबर है ना, 6 ड्रॉ में मैक्सिमम सम कितना ड्रॉ कर सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम सम दैट ही कैन ड्रॉ इन 6 ड्रॉज? क्वेश्चन नंबर 15। 6 ड्रॉ में कितना मैक्सिमम कर सकता है वो? मैक्सिमम स्कोर बाय प्लेयर ए इन 6 ड्रॉज 24। यानी कि टोटल कितना कम करना है मुझे? 4 कम करना है 6 ड्रॉज में से। मान लो पहले ड्रॉ में से x1 कम हो गया, दूसरे ड्रॉ में से x2 कम हो गया, तीसरे ड्रॉ में से x3 कम हो गया, चौथे ड्रॉ में से x4, x5, x6। बट मुझे कम कितना करना है? 4, where xi is greater than equal to 0।
ठीक है, हेंस टोटल वेज कितने हुए, 4 + 6 - 1 C 6 - 1 कितना हुआ ये, 9C5। आंसर इज 126। बट क्या है रिक्वायर्ड आंसर है क्या ये? क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, गलत है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी हैं जो हमें हटाने पड़ेंगे, हमें हटाने पड़ेंगे। देखो मेरे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, 0 1 3 और 4, 0 1 3 और 4। तो इसमें जो ऊपर वाली इक्वेशन है, अगर उसमें से मान लो कोई केस ऐसा आ जाए कि जहां पे जिसके सॉल्यूशन में 2 भी आ रहा है, जिसके सॉल्यूशन में 2 आ रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। अगर मान लो एक सॉल्यूशन ऐसा हो जाए 2 0 0 2 0 0, ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉस क्या होंगे भाई, पहले में से 2 कम हुए यानी कि 2, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 4। जो ये वाले ड्रॉज है ना, जो ये वाले ड्रॉज है, दीज आर रॉन्ग ड्रॉज। क्यों? क्योंकि 2 तो नंबर ही नहीं है कार्ड पे। तो मतलब कि हमको वो सारे ड्रॉज हटाने हैं जहां पर एक एटलीस्ट 1 ड्रॉ में 2 आ रहे हैं, एटलीस्ट 1 ड्रॉ में 2 आ रहे हैं। कितने होंगे ऐसे ड्रॉज बताओ, कौन कौन से ऐसे होंगे ड्रॉज, या तो ये होगा एक भाई 2 1 1 0 0 0, और जो ऊपर लिखा है, ऐसे कितने ड्रॉज होंगे ये वाले, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतने ड्रॉज होंगे ऐसे भाई। क्या है ये, द अरेंजमेंट ऑफ दीज नंबर्स। कितने सॉल्यूशंस होंगे ऐसे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल प्लस प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 2 अलाइक है और 4 जीरोस अलाइक है, तो कितने बने देखो ये आएंगे 6 × 5 × 4 by 2 60 प्लस 15 = 75 रॉन्ग केसेस, और बोल दो अनफेवरेबल केसेस। इसको निकालने, क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या इसको निकालने का? इसका एक तरीका ये हो सकता है कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन इज 2, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन इज 2। तो मतलब कि x1 + x2 + x3 + x4 + x5 is equal to 2, where xi is greater than equal to 0. This is alternative to calculate these 75 cases. ठीक है, कितने आ रहा है आंसर, 2 + 5 10 - 1 9 C 4, 2 + 5 - 1 C 5 - 1 equal to 6 C 4। आंसर इज 15। ठीक है, अब यहां पे कौन से केसेस हैं जो काउंट नहीं हुए, 60 केसेस ऊपर वाले काउंट करने, 2 1 1, कहां गड़बड़ हुई यार, 6 थे, 6 में से 1 हटा दिया, 2 बचे, 2। तो ये जो 15 केसेस हैं उसको आप ऐसे निकाल सकते हो, उसको आप ऐसे निकाल सकते हो। रुको, वेट वेट वेट,
हम्म, ठीक है. Hence required ways is 126 minus 75 equal to 51. Right? Clear हुआ? Let's move ahead now. Wait. Right. चलो next question number 16. A set A contains n lucky numbers. Okay. A k digit lucky number is a k digit natural number with digit sum as 7. Okay, digit sum 7 है. If 2023 is the largest lucky number present in set A, what is the maximum value of n? Okay. देखो एक सेट में ना n लकी नंबर्स हैं. लकी नंबर्स वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जिनका डिजिट सम 7 है. राइट? तो अब एक बात बताओ, उसने फिर बोला 2023 में ना लार्जेस्ट लकी नंबर प्रेजेंट है उस सेट में ए में, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n? ओके. सिक्सटींथ. देखो 2023 डिजिट सम 7 चाहिए मुझे. तो सबसे पहले तो ना काउंट करते हैं कि डिजिट सम 7 में 2023 कौन सा 4 डिजिट नंबर है ना. एक काम करते हैं, पहले सारे 3 डिजिट नंबर काउंट कर लेते हैं. ठीक है. मान लो एक 3 डिजिट नंबर है x1 x2 x3. राइट? और मुझे क्या पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 मस्ट बी इक्वल टू 7. अभी यहां पर एक बात बताओ कि जो x1 x2 हैं, अगर मैं उनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं उनको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मान लो x1 0 हो गया तो सिर्फ x2 x3 बच जाएगा विच इज 2 डिजिट नंबर. x1 x2 दोनों को 0 कर दूं तो x3 इक्वल टू 7 बच जाएगा विच इज 1 डिजिट नंबर. और अगर कोई भी 0 नहीं है, अगर x1 0 नहीं है तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर. तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल xk इज इक्वल टू n. ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन ऑल्सो, एक मिनट, the number of non-negative
integral solutions of the above equation also gives the number of natural numbers up to k digits with digit sum as n. अप टू k डिजिट्स देगा वो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट टिल kth डिजिट तक, k डिजिट तक सारे नंबर बता देगा उनका कितने ऐसे नंबर्स हैं। इसका मतलब मुझे जो ऊपर वाली इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 7 कितने नंबर्स देंगे, ये मुझे वो सारे नंबर्स दे रहे हैं, ये मुझे वो नंबर्स दे रहे हैं जो कि अप टू 3 डिजिट तक जिनका सम 7 है। तो ऐसे कितने होंगे, हेंस a total of बताओ कितने होंगे, 7 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट लकी नंबर्स। कितने हो गए ये, 7 प्लस 3 माइनस 1 C2 यानी कि 6C2 9C2, सॉरी माय बैड, 9C2, ठीक है 9C2 नंबर्स हो गए ये। तो कितने होते हैं, 36 नंबर्स। अब ऐसे कितने लकी नंबर्स हैं, 4 डिजिट। अब 4 डिजिट काउंट करते हैं, पहले वो डिजिट्स का वो नंबर्स काउंट करते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि x2 x3 x4। अब यहां पे मुझे एक चीज पता है, अगेन सेम इज इक्वल टू 7। यहां पर भाई 0 से बड़े हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। अगर मान लो मैं एक नंबर बनाऊं 105 पॉसिबल है। इसका मतलब कितने नंबर्स होंगे ऐसे, 6 प्लस 3 माइनस 1 C2 इक्वल टू 8C2। कितना होता है 8C2, 8 इज 28 4 डिजिट लकी नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1। अब देखो, अब 2 से स्टार्ट होंगे, राइट। सबसे छोटा लकी नंबर क्या होगा, सबसे छोटा 0 0 5, बिल्कुल। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 2 0 1 4, ओके। इसके बाद 2 0 2 3, रिक्वायर्ड लकी नंबर मिल गया। तो कितनी हुई n की मैक्सिमम वैल्यू, तो n मैक्स कितना हो गया। n मैक्स निकालने के लिए मैंने क्या करा, 2023 या उससे छोटे जितने भी लकी नंबर्स है ना सबको काउंट कर लिया। कितने हुए, ये हो गए टोटल 36 प्लस 28 प्लस 3 इक्वल टू 31 प्लस 36 67, राइट 67। एन मैक्स कितना हो गया 67। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
अरे 17 करने से पहले ना एक चीज देख लेते हैं बस। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक तरीका सिखाया। क्वेश्चन नंबर 15 में जब मैंने बोला कि इस वाले मेथड से जब अगर हम करते हैं तो इसमें आंसर 15 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो 2 कम करा है ना, वो कौन सी पोजीशन पर है वो हमने नहीं देखा। इसलिए हमको एक चीज देखनी पड़ेगी इसमें। क्या जो हमें 6 पोजीशंस थे, जो 6 ड्रॉ थे, वो कौन सी 5 पोजीशन में से कम हुआ है, यानी कि into 5C1 into 5C1 करना पड़ेगा। सो यहां से भी 75। अब 6 के 6 पोजीशन क्यों नहीं चूज करी हमने? वाई डिड वी नॉट चूज दी 6C1? बिकॉज अगर मान लो आप सेम पोजीशन से दो बार कम कर दो तो 4 कम हो जाएगा, एंड दैट वुड एक्चुअली बी अ 0 ड्रॉ विच इज अ वैलिड ड्रॉ। इसलिए हम 6C4 into 5C1 करेंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 17। There are 10 children in a row. In how many ways 3 children can be selected so that no 2 of them are consecutive? देखो, ऐसा क्वेश्चन ना हमने अपने और लेक्चर्स में भी करा है। जब हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ा था तब भी हमने दिस इज गैप मेथड। हमने क्या पढ़ा था? जितने चिल्ड्रन नॉट टू बी सिलेक्टेड है, तो नॉट टू बी सिलेक्टेड कितने? 7। कितने गैप्स क्रिएट होंगे? 8। उन 8 में से 3 चिल्ड्रन चूज कर लो इन 8C3 वेज, राइट? 8C3 वेज। क्लियर? अब इसको बेगर्स मेथड से कैसे करेंगे वो समझते हैं। बहुत सिंपल। मान लो S1 सेलेक्ट हुआ, S2 सेलेक्ट हुआ और S3 सेलेक्ट हुआ। S1 से पहले X1 चिल्ड्रन, S2 से पहले X2 चिल्ड्रन, S3 से पहले X3 चिल्ड्रन और S3 के बाद X4 चिल्ड्रन। ठीक है? तो X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4, भाई 3 चिल्ड्रन चूज करें तो बचे कितने? 7, राइट? बचे कितने? 7। लेकिन हम यहां कर क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं, हम पोजीशन ही तो मार्क कर रहे हैं। हम जिन पोजीशंस पे से हमें चूज करने हैं स्टूडेंट्स, वो पोजीशंस मार्क कर रहे हैं हम, तो पोजीशन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पे कौन सा स्टूडेंट है डजंट मैटर, राइट? अब इसमें लेकिन कैच है। कैच क्या है? दैट X1 और X4, अब S1 से पहले कितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकता है कोई भी ना हो सकता है सारे हो। S3 के बाद भी दे कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट S1 और S2 के बीच में कम से कम एक होना चाहिए, और S2 और S3 के बीच में भी कम से कम एक स्टूडेंट होना चाहिए। हेंस, ठीक है? कैसे करते हैं हम इसको? Y2 इज इक्वल टू X2 minus 1 and Y3 is equal to X3 minus 1 and Y2 Y3 greater than equal to 0 होंगे। अब तो दोनों साइड -1 का मतलब बेसिकली -2 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा मुझे। X1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस X4 इज इक्वल टू 5। अब यहां पे X1 Y2 Y3 X4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने चाहिए अब हमें? 5 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1। आंसर इज अगेन 8C3। क्लियर? इज इट क्लियर? So this is a good problem. तो
दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन. ये क्वेश्चन हम बिना बेगर्स मेथड के भी सॉल्व कर सकते हैं सारे, बट बेगर्स मेथड की एप्लीकेशन से इनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. There are 24 seats in a row. There are 5 British and 5 American citizens to be seated in this row. Okay. Find the number of ways of seating them such that everyone has exactly one neighbor. Okay. And last British citizen sits before the last American citizen. Clear? बिल्कुल सही बात. देखो, अभी एक काम करते हैं. सबसे पहले तो ना, जो अमेरिकन और ब्रिटिश या कोई भी सिटीजन जहां पर बैठेगा वो सीट्स मार्क कर देते हैं एक बार. लेट्स मार्क दो सीट्स. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, लेट देयर बी 10 persons S1, S2, S3 till S10 to be seated such that seated irrespective of being अमेरिकन और ब्रिटिश. अब मान लो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा हूं अमेरिकन या ब्रिटिश, अभी तो हम पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस 2 पोजीशन पे, इन 10 पोजीशंस पे लोग बैठेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे? और एग्जैक्टली वन नेबर होना चाहिए. एग्जैक्टली वन नेबर होना चाहिए. एक काम करते हैं, इनको ना 2-2 के ग्रुप में बांट देते हैं. 2-2 के ग्रुप में बांट देते हैं क्योंकि दोनों साथ में आएंगे. लेट group them in pairs. Let's group them in pairs. भाई 2-2 के 5 पेयर बना देते हैं. तो let P1, P2, P3, P4, P5 be 5 pairs. ठीक है, 5 पेयर हो गए. अब देखो, मान लो पेयर 1 ऐसे बैठे हैं, पेयर 2 यहां, पेयर 3 यहां, पेयर 4 यहां, पेयर 5 यहां. अब एक काम करते हैं, चलो मान लो पेयर 1 से पहले ना x1 सीट्स बच गई. x1 सीट्स बच गई. पेयर 1 और पेयर 2 के बीच में कितने बच गए? पेयर 1 और पेयर 2 के बीच में कितने बच गए? x2 सीट्स बच गई. ठीक है, समझ आ रही है बात? क्लियर है ना ये बात या नहीं? जस्ट अ मिनट. ठीक है. P2 और P3 के बीच x3 सीट्स बच गई. P3 और P4 के बीच x4 और P4 और P5 के बीच x5 सॉरी, और P5 के बीच के बाद P5 के बाद x3 नंबर ऑफ सीट्स बच गई. ठीक है, अब लेट्स, मुझे एक बात पता है क्या, कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी बच जाएंगे अगर मैं 10 लोगों को बिठा दूंगा तो? टोटल 24 में से 14 सीट्स बचेंगी क्योंकि 24 सीट्स इसमें 10 पे लोगों को बिठा दिया. ठीक, यहां पर लेकिन एक कंडीशन है क्या, कि x1 और x6 तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है ईच पर्सन शुड हैव एग्जैक्टली वन नेबर, तो पेयर 1 और पेयर 2 के बीच में एटलीस्ट एक सीट जरूर खाली होनी चाहिए. यानी कि x2 सिमिलरली x3 सिमिलरली x4 सिमिलरली x5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं.
सॉरी, x3, और साथ में एक चीज़ पता है, y2, y3, y4, y5 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन में अब क्या करें, दोनों साइड -4 कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस x6 मस्ट बी इक्वल टू 10। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए अब, 10 प्लस 6 माइनस 1 c6 माइनस 1 इक्वल टू 15c5। अब 15c5 में तो मैंने सिर्फ अभी तक पोजीशंस आइडेंटिफाई करी हैं, कौन किस पोजीशन पे बैठा है वो नहीं देखा अभी तक मैंने, ठीक है, अभी तक मैंने वो नहीं देखा है, राइट। अब चलो, अब इनको अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्या हम रैंडमली 10 फैक्टोरियल कर सकते हैं अरेंजमेंट का, क्या हम रैंडमली 10 फैक्टोरियल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने 10 फैक्टोरियल कर दिया ना, तो ऐसा भी होगा जब सारे अमेरिकन पहले बैठ गए और सारे ब्रिटिशर्स बाद में बैठ रहे हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर। तो एक काम करते हैं, चलो पहले ना जिन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको बिठा देते हैं, अमेरिकन्स को, राइट। अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ग्रुपिंग करने की अभी जरूरत नहीं है, ग्रुपिंग के वेज की अभी हमें जरूरत नहीं है, ग्रुपिंग इज अरेंजमेंट ओनली, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, 5 अमेरिकन कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 5 अमेरिकन कैन अरेंज themselves in 5 फैक्टोरियल वेज। अब मान लो अमेरिकन की पोजीशन ऐसे है, मैं तो बस एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी, हो सकता है ये 5th अमेरिकन। अब पहले अमेरिकन से पहले B1 नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स बैठे हैं, फिर यहां B2 बैठे हैं, B3 बैठे हैं, B4 बैठे हैं, B5 बैठे हैं और B6 बैठे हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है ना क्या, कि B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 मस्ट बी इक्वल टू 5। और यहां पे ना ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या मुझे एक क्वेश्चन में बोला गया लास्ट ब्रिटिशर शुड सिट बिफोर द लास्ट अमेरिकन, और लास्ट अमेरिकन A5 है, यानी कि जो B6 है ना, दैट मस्ट बी 0, B6 मस्ट बी 0, हेंस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 मस्ट बी इक्वल टू 5। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 प्लस 5 माइनस 1 C4, 9 C4, राइट, क्लियर। लेकिन these Britishers not Britishers, it should be British, can arrange themselves in 5 factorial ways। सो टोटल अमेरिकन और ब्रिटिशर्स की अरेंजमेंट कितनी आ गई, हमें टोटल जो अरेंजमेंट मिलता है दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 9C4 वेज।
टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने होंगे अब? 15c5 into 9c4 into 5 factorial का square. So this is the required answer. Correct? और इसको अगर मैं ओपन करके सिंप्लीफाई करता हूं, दिस गिव्स मी 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? अब यहां पर कोई कहेगा कि हमने पेयर्स जो थे वो पेयर्स क्यों नहीं बनाए हमने? भाई पेयर्स तो बन गए अपने आप जब हमने A1 B1 करा. जब हमने A1 B1 करा तो हमें पेयर्स तो पता ही है, बना दिया हमने बस 5. भाई जब हमने यहाँ पे सिर्फ कितने गैप्स काउंट करें? हमने सिर्फ 6 गैप काउंट करें, तो इसलिए 5 पेयर्स तो अपने आप बन गए. क्लियर? क्लियर हुई ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 19. Find the number of ways with or without meaning that can be formed using the letters of the word integration such that first I precedes the first T and first N precedes first O. ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 19. इंटीग्रेशन ये वर्ड है. सबसे पहले तो ना लेटर्स काउंट कर लेते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं? लेटर्स काउंट करते हैं. देखो 2 I हैं, 2 I हैं, N कितने? 2 N हैं, 2 T हैं, उसके अलावा सारे एक एक हैं. एक E है, एक G है, एक R है, एक A है और एक O है. हमें कंडीशन क्या बतानी? सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी? फर्स्ट आई प्रीसीड्स फर्स्ट टी. फर्स्ट आई प्रीसीड्स फर्स्ट टी. तो देखो फर्स्ट आई को कितने वेज में आप कर सकते हो भाई? आई आई. एक काम करो, लेट्स डू वन थिंग. x1 x2 let x1 be the number of, let x1 be the first I precedes first t. अच्छा फर्स्ट आई प्रीसीड्स फर्स्ट टी है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. पहले टी को डालो ना. ठीक है. लेट x1 बी द नंबर ऑफ आई बिफोर टी, और लेट्स से फर्स्ट टी. x2 be the number of I between 2t. अब x1 प्लस x2 कितने आई है मेरे पास? टोटल 2 आई है. ठीक है. लेकिन कोई कैच है इसमें कि अगर मान लो x2 की वैल्यू 2 हो गई तो गलत हो जाएगा. तो गलत हो जाएगा. Hence x1 must be greater than equal to 1. Right? x1 must be greater than equal to 1 and x2 can be greater than equal to 0. तो डायरेक्ट डमी वेरिएबल बना के लिख रहा हूं मैं क्या? इसको लेट्स से d1 कर देता हूं. d1 is equal to x1 minus 1. d1 is greater than equal to 0. तो d1
प्लस x2 की वैल्यू कितनी होगी अब 1। हेंस 2 सॉल्यूशंस, राइट। तो 2 वेज हो गए इसके, 2 वेज हो गए। मान लो ये अरेंजमेंट बनती है आई टी आई टी, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ऐसे 2 बनेंगे। या दूसरा क्या होगा, और आई आई टी टी, यही 2 पॉसिबल है इन चारों का आपस में अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो, ठीक है ना। सच दैट द फर्स्ट आई प्रीसीड्स फर्स्ट टी, द फर्स्ट आई प्रीसीड्स फर्स्ट टी। अच्छा, एक कैच और है, राइट 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 राइट, वन थिंग, टी के बाद भी आई आ सकते हैं, टी के बाद भी आई आ सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं इसमें, प्लस x3 is to x3 be the number of I after second t, ठीक। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर ये भी थोड़ा सा चेंज होगा, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। तो टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 प्लस 3 4 माइनस 1 3 C2, 3 सॉल्यूशंस। कितने, 3 वेज। और आई टी टी आई, तो ये 3 अरेंजमेंट्स हो गई। अब इन चारों के लिए मैं भाई टोटल लेटर्स कितने मेरे इंटीग्रेशन में, टोटल लेटर्स कितने हैं देखो, 6 7 8 9 10 11, 11 में से 4 तो भाई अरेंज हो गए। 11 में से 4 के लिए जो स्पेस है, अब कितने स्पेसेस क्रिएट हो गए, 2i और 2 के बीच में, 2i और 2t के बीच में कितने स्पेसेस क्रिएट हुए, 5 स्पेसेस, राइट। तो अब मेरी जो इक्वेशन है वो ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो, आई एग्जाम्पल, बस ये इसको एक काम करते हैं, चलो, लेट L1 L2 L3 L4 बी 4 लेटर्स। कौन कौन से 4 लेटर्स, आई टी और टी। अब देखो इन 4 लेटर्स के बीच में कितने स्पेस क्रिएट हुए, 5। और इन स्पेसेस में मुझे क्या डालना है, एन और ओ, एन और ओ, क्लियर। तो यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 मस्ट बी इक्वल टू 3, 2 n और 1 o, 2 n और 1 o। तो पोजीशनिंग कैसे सिलेक्ट हुई इसकी, इसकी पोजीशन सिलेक्ट होगी, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज। अब यहां पर तो ना भाई कितने भी आ सकते हैं, y कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n और i के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, n i t o के बीच में कोई नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 3 प्लस 5 माइनस 1 C5 माइनस 1, आंसर इज 7C4, आंसर इज 7C4, राइट। अब लेकिन फॉर एवरी पोजीशन, for every position we have 2 possible arrangements, right। कौन कौन से, फर्स्ट n precedes फर्स्ट o, तो n o n, या फिर n n o। तो इसलिए टोटल रिक्वायर्ड वेज कितने हो जाएंगे,
7c4 इंटू 2। अब कितने लेटर्स अरेंज हो चुके मेरे? 4 + 3 7। नाउ 7 letters have been arranged. Right? 7 letters have been arranged. कौन कौन से? 2 I, 2 T, 2 N और 1 O। अब जो 11 थे ना, 11 थे, उनमें से इन सातों के लिए पोजीशन सिलेक्ट करते। कितने वेज में? पोजीशंस for these 7 letters can be selected in 11C 7 ways, राइट? और जो बाकी रिमेनिंग लेटर्स हैं वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। राइट? हेंस टोटल रिक्वायर्ड वर्ड्स कितने होंगे? टोटल रिक्वायर्ड वर्ड्स कितने होंगे? देखो, सबको मल्टीप्लाई करो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहले 3 देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, चलो, इनटू, फिर क्या करा था हमने? 7c4 इंटू 2 इंटू 11c7 इंटू 4 फैक्टोरियल। आंसर इज 3 2 6 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू अच्छा सॉरी 2 तो काउंट कर लिया, 3 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है? देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो आंसर फाइनल कितना बचा? सिर्फ 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, यहां से जब हमने करा ना 11 पोजीशन में से 7 लेटर्स के लिए पोजीशन सेलेक्ट करी 11C 7 वेज में, वहां से ना आगे एक सॉल्यूशन और पॉसिबल है। 7 लेटर्स अरेंज हो गए थे, ऑल्टरनेटिव 7 लेटर्स अरेंज हो गए थे, उनको मैं फिर से L1 L2 L3 L4 L7 कर देता हूं। इनके बीच में मैं वो जो 4 लेटर्स हैं उनको प्लेस कर दूंगा। राइट? तो मुझे एक चीज पता है क्या, कि Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 दिस मस्ट बी इक्वल टू 4। एंड कहीं पर कितने भी लेटर्स डाल सकता हूं मैं, तो Zi > 0। हेंस कितने पोजिशन हुए? कितने हुए यहां पर? ये 4 + 8 - 1 C8 - 1 = 11C7। राइट? सेम नंबर मिल गया मुझे। इसके आगे की वर्किंग बिल्कुल सेम है, दैट इज टोटल रिक्वायर्ड वेज = 11C7 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2
इंटू 3 इंटू 7c4, बस। दिस इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर? Is it clear? So this was a very good problem, a new way of solving the arrangement using Beggar's method. So students, this was all for today. I hope आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अच्छा लगा है, आपको प्रॉब्लम समझ में आई है, नया पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है टूवर्ड्स बेगर्स मेथड, टूवर्ड्स क्वेश्चंस ऑन पीएनसी। जैसा भी आपको लगा, आपको ये लेक्चर, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अच्छा लगा या इसमें आपको कोई डिफिकल्टी फेस हुई, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू आइडेंटिकल बॉक्सेस, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू आइडेंटिकल बॉक्सेस के चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, चारों कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होंगे उन नोट्स में। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है दी मैथ्स चैनल, इस लेक्चर के, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी है। मेरा ईमेल भी इस वीडियो के, मेरा ईमेल इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, इफ यू वांट टू reach out to me, you can reach out to me at themathschannelx@gmail.com। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है दी मैथ्स चैनल, जहां पर इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के पूरे नोट्स अवेलेबल होंगे। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as you can. Thank you. All the best.